Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमाल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ना प्रारंभ किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी सिद्धांत को आगे जारी रखेंगे। आज हम इस विवेचना का द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, द डेफिनेशन ऑफ सुसाइड अर्थात आत्महत्या की परिभाषा। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने इमाल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत भी पढ़ा और उसको पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण सामने रखी थी वो यह थी कि जब कभी भी हम समाजशास्त्रीय अध्ययन करें, अनुसंधान करें, तो हम जिन कॉन्सेप्ट्स, जिन अवधारणाओं, जिन संबोधों का प्रयोग कर रहे हैं, हम उनको भली भांति परिभाषित करें, उनको डिफ़ाइन करें। तो दुर्खिम ने जब अपना ये आत्महत्या का सिद्धांत सामने रखा तो उन्होंने सबसे पहले आत्महत्या को परिभाषित किया, डिफ़ाइन किया। आत्महत्या को दुर्खिम ने कैसे डिफ़ाइन किया, ये अब हम देखेंगे। Durkheim began his articulation of the theory of suicide by defining the term. He writes, the term suicide applies to all cases of deaths that are the direct or indirect consequence of individuals' positive or negative acts, and the dying individual is fully aware of those consequences. तो दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या से मेरा तात्पर्य मृत्यु की उन तमाम घटनाओं से है जो किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक क्रियाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं और उस परिणाम की मरने वाले को पूर्व जानकारी होती है। अर्थात जब भी मनुष्य कोई ऐसी क्रिया करे जिसका परिणाम मृत्यु हो और उसे पता हो कि उसकी क्रिया का परिणाम मृत्यु होगा, उसके बाद भी अगर वह क्रिया करे तो उसे आत्महत्या कहा जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया कि सुसाइड क्या है। और यहाँ पर वह कह रहे हैं सकारात्मक या नकारात्मक। तो सकारात्मक क्रिया से मतलब ये दुर्खिम यह बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना जिसका प्रत्यक्ष परिणाम मृत्यु हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर में रिवॉल्वर से गोली मार ले तो उसका मरना तय है, फिर कोई भी संभावना नहीं है कि वह बचेगा। उसी तरह से बहुत ऊंची बिल्डिंग से 10वें 15वें माले से कोई व्यक्ति अगर कूद जाए तो उसका मरना तय है। या किसी उसे तैरना नहीं आता और वो बहुत गहरे पानी में कूद जाए तो उसका मरना तय है। तो इस तरह से व्यक्ति कोई ऐसी क्रिया करे जिसका स्वाभाविक और प्रत्यक्ष परिणाम मृत्यु हो तो उसे वह सकारात्मक क्रिया कहते हैं। और नकारात्मक क्रिया ऐसी कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु न हो लेकिन उसका अप्रत्यक्ष परिणाम मृत्यु ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना खाना पीना छोड़ दे, अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दे तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यह तय है कि धीरे धीरे वह मृत्यु की ओर बढ़ेगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा अगर वह अन्न जल ग्रहण नहीं करता है एक लंबे समय तक। या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके लिए उसे कोई दवा नियमित रूप से लेना ज़रूरी है और उसे पता है कि यदि वह दवा नहीं लेगा तो धीरे धीरे वह मृत्यु की ओर बढ़ेगा, इसके बावजूद अगर वह दवा नहीं ले रहा है, अपनी दवाई नहीं ले रहा है, तो वह भी अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा। और इस तरह से यह एक नकारात्मक क्रिया दुर्खिम के अनुसार है। तो चाहे सीधे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से व्यक्ति अगर जानबूझकर अपने आप को मृत्यु की ओर ले जाता है तो उसे आत्महत्या कहा जा सकता है। अब आत्महत्या को एक बार डिफाइन कर देने के बाद फिर having defined suicide, Durkheim then insisted on looking at not individual cases of suicide but the suicide rate in any given society. इसके बाद जब उन्होंने उसे डिफाइन कर दिया आत्महत्या को, उसके बाद दुर्खिम कहते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल केसेस को छोड़ दें, हम अलग अलग जो आत्महत्या की घटनाएं होती हैं उन्हें न देखकर एक समाज में एक दिए हुए समय में आत्महत्या की घटनाओं को देखने की कोशिश करें तो क्या होता है। दुर्खिम ने ये सवाल सामने रखा और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की।
तो उन्होंने कहा हम अलग अलग घटनाओं को न देखें, बल्कि एक समाज में एक तय समय में, एक दिए हुए समय में आत्महत्या की कितनी घटनाएं होती हैं उन्हें देखें। अर्थात सुसाइड की दर देखें, आत्महत्या की दर देखें कि एक दिए हुए समय में एक समाज में कितनी आत्महत्याएं होती हैं। By suicide rate, he meant the total number of suicides in a society during a certain fixed time period, say a year. तो वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि एक साल हमने टाइम पीरियड फिक्स किया, समय अवधि फिक्स की, तो एक दिए हुए समाज में एक साल में आत्महत्या की जो कुल घटनाएं हैं वह सुसाइड दर होंगी या आत्महत्या की दर कहलाएंगी। तो अगर एक समाज में एक साल में आत्महत्या की 1000 घटनाएं हो रही हैं तो सुसाइड रेट 1000 होगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें सुसाइड रेट को देखना चाहिए। He analyzed registered cases of suicide and found that for a given society, the rate of suicide, that is number of suicides per year, was more or less constant. तो जब उन्होंने इसके संबंध में डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने सेकेंडरी डेटा का प्रयोग किया, जो भी रजिस्टर्ड केसेस थे आत्महत्या के अलग अलग समाजों में, उनको उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि एक दिए हुए समाज में अगर उन्होंने 5 कंसेक्यूटिव सालों का, 5 लगातार वर्षों का उन्होंने डेटा जब देखा तो उन्होंने पाया कि जो सुसाइड की रेट है वो हर साल लगभग समान है। जिस मान लीजिए कि अगर 2015 में भारत में उन्होंने आत्महत्या की दर की गणना की तो 2015 में अगर 1000 घटनाएं हो रही थी तो 2016, 17, 18, 19 में भी लगभग 1000 के आसपास ही आत्महत्या की घटनाएं हो रही थी। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत सार्थक अंतर नहीं था। कभी 950, कभी 1080, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है आत्महत्या की घटनाओं में नहीं हो रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि एक समाज के लिए आत्महत्या की जो दर है वह लगभग स्थिर थी, लगभग कांस्टेंट थी। यह उन्होंने पाया वास्तविक रिकॉर्ड्स के आधार पर। वो कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे। जो वास्तविक तथ्य उन्होंने इकट्ठा किए, जो रजिस्टर्ड केसेस थे, जिसके रिकॉर्ड्स उपलब्ध थे, उन रिकॉर्ड्स को उन्होंने देखा और उन रिकॉर्ड्स के आधार पर उन्होंने बताया कि हर साल का अगर हम डेटा देखें तो हम ये पाते हैं कि आत्महत्या की जो दर है वो लगभग स्थिर है, लगभग कांस्टेंट है। However, the suicide rates of different societies was different. लेकिन अलग अलग समाजों में जो सुसाइड की रेट है वो अलग अलग थी। जैसे भारत में अगर वो 1000 है तो अमेरिका में वो 1200-1500 हो सकती है, लेकिन अमेरिका में फिर वो 1500 कांस्टेंट है। जैसे भारत में 1000 कांस्टेंट है तो अमेरिका में 1500 कांस्टेंट है। उसी तरह से फ्रांस में 2000 मान लीजिए, तो वो लगभग 2000 एक स्थिर संख्या है। तो अलग अलग समाजों में तो ये जो रेट है वो अलग अलग है, लेकिन एक ही समाज में वो रेट स्थिर है। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है उनका दुर्खिम का, वो क्या सजेस्ट करता है? This, according to Durkheim, suggested that suicide is related to social conditions and not individual conditions. तो चूँकि वो कह रहे एक समाज में आत्महत्या की दर स्थिर है, इसका मतलब इसका संबंध व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति से होता तो ये जो सुसाइड रेट है वो स्थिर नहीं होती, एक समाज के लिए भी स्थिर नहीं होती। वो क्योंकि व्यक्ति अलग अलग हैं तो फिर आत्महत्या की दर भी अलग अलग होनी चाहिए थी अगर इसका संबंध व्यक्ति से होता तो चूँकि यह स्थिर है एक समाज के लिए, इसका मतलब ये है कि इसका संबंध व्यक्ति से नहीं है, इसका संबंध समाज से है। Had it been related to individual conditions, the rate of suicide for the same society would not be a constant but would vary. तो दुर्खिम ने वही बात कही कि अगर आत्महत्या का संबंध व्यक्ति से होता तो फिर एक ही समाज के लिए भी अलग अलग वर्षों में आत्महत्या की दर अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि वह नहीं है, वह लगभग स्थिर है, इसका मतलब इसका संबंध व्यक्ति से नहीं है, इसका संबंध समाज या सामाजिक दशाओं से होता है। He therefore asserted that suicide is a social fact and therefore should be explained on the basis of social facts.
तो इसलिए उन्होंने कहा कि चूँकि आत्महत्या जो है वह एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए आत्महत्या को सामाजिक तथ्यों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। व्यक्तिक या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एक्सप्लेनेशंस इसके नहीं हो सकते। जैसा कि उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में भी कहा था कि इस सामाजिक घटनाओं को केवल सामाजिक तथ्यों से ही समझा जा सकता है, व्यक्तिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से नहीं। तो वो कह रहे हैं क्योंकि सुसाइड का संबंध भी समाज से है, इसलिए इसे सामाजिक तथ्यों के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसके कारणों को आप व्यक्ति में या व्यक्ति की मनस्थिति में नहीं ढूंढ सकते। इसका संबंध समाज से है और इसलिए इसका कारण, इसकी जो व्याख्या है वो सामाजिक दशाओं के आधार पर ही की जा सकती है। Durkheim further argued that all societies have a collective orientation towards suicide. अब उन्होंने एक प्रस्तावना सामने रखी, एक तरह से अपना एक विचार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में होता क्या है कि हर एक समाज का एक सामूहिक इंक्लिनेशन होता है सुसाइड की तरफ, एक बेसिक एप्टीट्यूड होता है सुसाइड की तरफ, एक जिसे कहते हैं एक आंतरिक उनके अंदर प्रवृत्ति होती है हर समूह की, हर समाज की एक कलेक्टिव टेंडेंसी होती है सुसाइड की तरफ। अब होता क्या है कि दुर्खीम ये कहते हैं कि देयर आर सुसाइडल करेंट्स प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज़, those individuals who are susceptible succumb to those currents and commit suicide। तो वो कह रहे हैं कि हर समाज में कहीं ना कहीं एक अंडर करंट होता है समाज में कि जो वातावरण है, समाज की जो दशा है, उसी के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्तियां भी प्रवाहित होती हैं, उनकी भी धाराएं होती हैं और जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो उन धाराओं की चपेट में आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसलिए हमें जो आत्महत्या का कारण है वह व्यक्ति में नहीं देखना है, बल्कि उन सामाजिक दशाओं में देखना है जो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाती हैं, आत्महत्या की ओर प्रेरित कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दुर्खीम कह रहे हैं वो उनके भीतर जो गज़ब का एक विज्ञानवाद था, एक जो साइंटिज़म है उसका उदाहरण है। क्योंकि आप देखिए साइंस में अगर हम बीमारियों की बात करें, आज हम ग्लोबल पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं, तो जब पेंडेमिक होता है या उसी तरह की और वायरल डिजीज़ होती हैं या ऐसी डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया से फैल रही हैं, तो हम क्या कहते हैं समाज में अभी कई बार ऐसा होता है, एक समय आता है कि भाई स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। स्वाइन फ्लू फैला हुआ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में उसके बैक्टीरिया या उसके वायरस प्रेजेंट है और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। हर व्यक्ति स्वाइन फ्लू की चपेट में नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, जिनका शरीर कमज़ोर है या जिनके शरीर में पहले से व्याधियां हैं उस कारण उनका शरीर कमज़ोर है, वो लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं, बाकी लोग उससे बच रहे हैं। तो उसी तरह से समाज में सुसाइड की भी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, सामाजिक परिस्थितियों में ही सुसाइड की तरफ एक प्रवृत्ति है और वो लोग जो कमज़ोर हैं, जिनका डिफेंस कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो अपने आप को उन धाराओं से बचा नहीं पाते उनके प्रवाह से, वे उनके प्रवाह में आ जाते हैं और सुसाइड की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो जैसे जब दुर्खीम में कहते हैं कि हम वायरल डिजीज़ का जो कारण है वो व्यक्ति में नहीं बल्कि उस वायरस में ढूंढते हैं जो कि वातावरण में है, उसी तरह से सुसाइड का कारण भी हमें समाज में ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसका वायरस, उसका बैक्टीरिया भी समाज में है और वो व्यक्ति को प्रभावित करता है और वो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाता है। Thus, social conditions alone are the sole force that push an individual towards committing suicide। तो वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में वो सामाजिक परिस्थितियां ही होती हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाती हैं। व्यक्ति आत्महत्या का कारण नहीं होता, बल्कि आत्महत्या का कारण वो सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है या आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी आप लोगों को दी गई वो आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।